फिजिक्स भंडारा में आपका स्वागत है। और इधर कई दिनों से मतलब हफ्तों से हमने आप पे कोई वीडियो अपलोड नहीं करी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। आज नेक्स्ट टॉपिक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गॉस थ्योरम से रिलेटेड है और कंटिन्यूअस उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये जो वायर है वो इन्फिनिटी लॉन्ग है और स्ट्रेट वायर है। क्योंकि बीच में एक लंबा गैप हो गया तो मुझे थोड़ा सा फ्लक्स के बारे में थोड़ा गॉस थ्योरम को हम इंट्रोड्यूस कर दें। आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड की ds की वैल्यू यानी पास होने वाला फ्लक्स उसके टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। ये हमारे गॉस साहब ने बताया। तो ये मुझे ध्यान में रखना है जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds क्या है। ds की जगह हम बेसिकली यूज करते हैं dA, स्पेशली हम यूज करते हैं जो वेक्टर एरिया है और q अपॉन एप्सिलॉन 0 टोटल चार्ज विद इन द बॉडी है और एप्सिलॉन 0 ऑलरेडी आप जानते हो कि कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमने इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया और इस इन्फिनिटी लॉन्ग वायर पे पॉजिटिव चार्ज है। टोटल चार्ज q है ये और पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हम एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्योंकि ये फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और वेक्टर एरिया dA। वेक्टर एरिया यानी जो सरफेस पे 90 का एंगल बनाता है उसको वेक्टर एरिया कहते हैं। तो वेक्टर एरिया और E इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हियर और जो इसका वेक्टर एरिया इस पॉइंट का लेके डाउनवर्ड होगा dA और E हो गया और इनके बीच का भी एंगल 90 डिग्री हो गया। और तीसरा ये सरफेस है, इसका जो गॉस सरफेस पे वेक्टर एरिया लेंगे dA और B सेम डायरेक्शन में होगा, एक ही लाइन में राइज करेगा। तो एनी डाउट हमको पता है वेक्टर एरिया मींस जो सरफेस पे 90 का एंगल बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा और ये भी 90 का एंगल। लेकिन ये गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंड होगा, इसलिए इनके बीच का थीटा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through electric flux passes through a small element vector area dA, small element of vector area dA। इस छोटे से सेगमेंट से कितना फ्लक्स पास करेगा, छोटे से एलिमेंट से। तो मेरा आंसर हो जाएगा d5 फर्स्ट E डॉट, सपोज इट इज फर्स्ट हो गया, इट इज सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट है E डॉट dA1 E1 E से dA1 dA1 से dA2 और dA। तो E प्लस एंड सेकंड वन इज E dA2 थर्ड इज E dA3
EDA1, EDA2, EDA3 है और हम पाते क्या है कि EDA1 कितना एंगल बनाता है। अगर ED1 90 डिग्री बनाता है तो हम लिखेंगे कि E डॉट DA, ऑलरेडी तुम जानते हो कि फाई इक्वल टू E डॉट DA और फाइनली A डॉट D बराबर क्या होता है, AB cos थीटा, सो EDA cos वेक्टर, रिमूव द वेक्टर साइन cos थीटा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लिखें तो इसको लिखेंगे EDA cos DA1 cos 90 बिकॉज दिस वन इज द, ये 90 का एंगल बना ना, इसलिए इसको हम cos 90 लिखेंगे। सेकंड की बात करें तो ये जो AD2 है ये भी कितने का एंगल बना रहा है, 90 का, और लिखा ADA2 cos 90। एंड थर्ड वन जो है वो EDA3 cos कितना है, ये इनके बीच का एंगल जो है वो 0 है, यहाँ पे cos 0। तो फाइनली क्या पाते हो कि D फाई इज इक्वल टू 0 बिकॉज cos 90 इज 0। cos 90 0 होता है इसलिए 0 हो जाएगा, और ये पार्ट भी 0 बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री, तो ये भी 0 do जाएगा। और EDA3 cos 0 इज 1, यानी D फाई इज इक्वल टू EDA। अब ये तो फ्लक्स का हमारा फार्मूला होगा। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन होता है ये तो फ्लक्स पासेस थ्रू द स्मॉल सेगमेंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि सवाल उठता है कि साहब हमको गॉस तो गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले हम तो स्मॉल सेगमेंट से पास होने वाला था, तो हम लिखेंगे फ्लक्स पासेस थ्रू द कंप्लीट गॉसियन सरफेस। कंप्लीट गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। जब हमारे पास कंप्लीट की बात आती है तो हम इसको लिख देते हैं फाई और क्लोज इंटीग्रल ऑफ अब मुझे पता है कि कंप्लीट क्लोज गॉसियन सरफेस से किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, गॉस साहब ने बताया था कि इसकी वैल्यू जो फ्लक्स पास करता है किसी भी क्लोज सरफेस से वो 1/ε0 के बराबर होता है। इसलिए हम इसकी जगह पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। फाई इज इक्वल टू 2/ε0। ये गॉस साहब ने बताया था कि किसी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है 1/ε0 के बराबर होता है। क्यों 1/ε0 के बराबर होता है? तो इसलिए इस फाई की जगह पे इस वैल्यू को चाहे तो क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और हम यहाँ लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ DA3 इज गॉसियन सरफेस का लेटरल सरफेस का ये सरफेस एरिया हो गया। और अगर ये रेडियस r है और ये लेंथ ऑफ सिलेंडर इज l हो तो E क्लोज इंटीग्रल इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया E इनटू किसी सिलेंडर का सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया तो 2πr into L where r is the radius of this cylinder। तो E is equal to then E is equal to Q upon 2πε0r into L, and Q by L is called linear charge density. Linear charge density means the charge per unit length is called linear charge density।
तो ये E इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 Q and epsilon 0 Q R into L, where R of Q upon L is called, where Q upon L is equal to lambda, lambda because क्योंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, because lambda is लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर लीनियर चार्ज density it means चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब है कि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और इसका मतलब होता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ पर चार्ज को हम क्या कहते हैं, लेंथ को हम कहते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम ये लैम्डा कहते हैं। और इस तरह से E का जो वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन। यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी और E की वैल्यू घटेगी। अगर हमसे किसी ने बोला कि फील्ड E वर्सेस R, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ड्रॉ द ग्राफ, तो हम पाते क्या हैं, E is inversely proportional to R, E is inversely proportional to R, hence हम इसकी वजह से इस तरह का जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जाएगी। तो ये डेरिवेशन था इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर चार्ज and electric field at which distance, at the distance r। किसी इलेक्ट्रिक इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसके ऊपर Q चार्ज है या लैम्डा चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, उससे R दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का एक ग्राफ है जो शो करता है कि E जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इसलिए E और R के बीच का ग्राफ इस तरह का मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमको फार्मूला दूरी पे पता है तो हम किसी भी दो वायर एक दूसरे के पैरेलल किसी एंगल पे भी रखे हों तो हम उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। कीप इन माइंड द फार्मूला, फार्मूले को अपने ध्यान में रखो जिसका हम अपनी इसको अप्लाई करके अलग अलग केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करेंगे। और उस कोशिश में हम कैसे अप्लाई करते हैं इसके बाद हम देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकाला, E का फार्मूला आपने अभी निकाला, क्या निकाला, E is equal to 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda upon R। R is distance, lambda is linear charge density, linear charge density। यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और R डिस्टेंस है और ये पार्ट ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये हमको दिया हुआ। और किसी ने आपसे पूछा भाई साहब एक वायर ये और दूसरा वायर ये, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 है, और इसके मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट R डिस्टेंस इधर से और डिस्टेंस इधर से, या R1 R2 डिस्टेंस लेंगे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बोथ है लैम्डा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज।
और मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E। फिर से सुन लीजिए, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है और इस पर लीनियर चार्ज, दो वायर है, इंफिनिटी लॉन्ग है, एंड नहीं दिखा रहा है, कहीं भी एंड नहीं है, इसमें इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है और इसकी सेकेंड वाले की लीनियर चार्ज डेंसिटी λ2 है और हम एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालें? तो मेरे सामने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि फार्मूला मुझे पता है, तो पहला क्वेश्चन होता है कि ये फर्स्ट वाले पे कौन सा चार्ज है? तो आंसर पॉजिटिव। पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? तो हमने 50 बार बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे ए पे निकालना है तो इस लाइन को ये की तरफ प्रोसीड करो। एरो किधर होगा? तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो एरो आउटवर्ड, आप यहाँ पे एरो आउटवर्ड E1। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। अब सेकंड एरो, ये भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी तब? पहले तो आप ए तक एक लाइन को बढ़ाइए, प्रोसीड बियॉन्ड द ए, देन अगर ए तक ए के आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उसके बाद अब डिसाइड करो कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। यहाँ पे कौन सा चार्ज है? आंसर पॉजिटिव, एरो आउटवर्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2 है, तो हम पाते क्या है? E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट। सबसे पहला आप निकालो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट एट E। वाई आंसर E1 इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, आप वही सब छाप रहे हैं। 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा, व्हाट्स लैम्डा हियर? यहाँ पे लैम्डा क्या है? लैम्डा 1 अपॉन, यहाँ से डिस्टेंस क्या है यार? एक ही r1 अपॉन r। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम किसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कॉन्सेप्ट प्लेट, सेकेंड वायर की बात करेंगे, इनटू सेकेंड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड एट E। तो E2 इज इक्वल टू सेम, वायर है, इंफिनिटी लॉन्ग है, तो यही फार्मूला लगेगा। और ये फार्मूला क्या है? सबसे पहले 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 λ2 अपॉन डिस्टेंस। λ2 इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसकी दूरी कितनी है? r2 दूरी पे है, तो यहाँ हम r2 लिखेंगे और हमारे इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन डिवीजन या एडिशन सब्ट्रैक्शन डिपेंड किसके ऊपर करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। दोनों का डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम ए टुवर्ड्स द राइट, सेकंड इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। एक दाईं ओर है, एक बाईं ओर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट में होती है तो उनको हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सेम डायरेक्शन में होता है तो ऐड करते हैं। क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट है, सेम नहीं है, इसलिए हम इनको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू net intensity of electric field, so E is equal to E1 minus E2
और माइनस क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम इनको माइनस कैसे, तो E इक्वल टू E1 इज 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन लैम्डा 1/r माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा 2/r। यस, कॉमन तो आंसर आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 इज कॉमन, तो लैम्डा 1/r1 माइनस लैम्डा 2/r1। और इस मेथड से, इस प्रोसेस से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पता कर सकते हैं। अगर किसी आदमी ने पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी पे बताओ, तो हम क्या करते हैं, एट पॉइंट बी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सेम प्लेट है, ठीक है। अगर सेम प्लेट है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट बी पे बताना है तो हम ठीक है। क्वेश्चन उठता है, ये डिस्टेंस R1 है और सॉरी R2 है और ये डिस्टेंस, तो एक R1 डिस्टेंस पे है फर्स्ट वाली प्लेट जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 है और लैम्डा 2 जो है वो R2 इज स्मॉलर देन। जब कभी भी हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो मेरा पहला काम क्या होता है, फर्स्ट होता है कि जैसे हमें फर्स्ट कोई चार्ज को बोला तो बोल दिया कहाँ पे निकालना है, तो आंसर आया बी पे, तो इसको बी के आगे प्रोसीड करो। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी बी के आगे प्रोसीड करो। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि कौन सा चार्ज है तो किधर फील्ड होगी। साहब यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी। इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है, फिर आंसर आया साहब पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फील्ड किधर होगा, फिर आंसर आया साहब उसकी भी फील्ड E2 और E1 वो था आउटसाइड, दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड है। अब क्वेश्चन उठता है कि साहब पहले वाली प्लेट की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो intensity of electric field due to first plate, intensity of electric field due to first at B, तो E1 is equal to say 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 ऑलरेडी यू नो। उसके बाद था लैम्डा, तो लैम्डा 1 डिस्टेंस R1, तो लैम्डा 1/r1। सिमिलरली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to second at B, तो E2 इक्वल टू, ये तो सब में यूज होता है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कॉमन 2 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कॉमन है। और कितनी क्या चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है इसकी सेकंड प्लेट की, लैम्डा 2, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज R2,
सेकंड प्लेट से R2 दूरी पे है, क्योंकि अब हम डिसाइड करते हैं कि दोनों नेट निकालना है, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू usually long by electric field at E. तो we want to find the electric, अरे हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड V पॉइंट पे किधर हो, कितना। तो सवाल उठता है कि साहब पहली प्लेट और दोनों प्लेट से फील्ड का डायरेक्शन C। हमने बोला कि अगर वेक्टर में सबसे पहले हम डायरेक्शन देखते हैं और डायरेक्शन सेम होता है तो क्या है, अगर दोनों डायरेक्शन सेम होता है तो उनको ऐड कर देते हैं और अगर अपोजिट आता है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए E नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E1 की वैल्यू क्या है, तो E1 की वैल्यू आती है 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा 1/r1 प्लस 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा 2/r2। इट इज द वैल्यू ऑफ E। अब सवाल उठता है दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है E नेट इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 is common 1/λ1 plus 1/, λ1/r1 plus λ2/r। और इस तरह से हम नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को पता कर सकते हैं। इसी तरह से हमको जितने भी तरह की प्रॉब्लम आएगी हम उसको वेक्टर एडिशन लॉ से यूज कर सकते हैं। माइनस होता, अगर सपोज करो ये माइनस होता और मुझे किस पे निकालना है, अगर मान लो माइनस दो प्लेट है, प्लस है, माइनस है, सेम प्रोसीजर यूज करेंगे और हम निकालेंगे। जैसे मान लो प्लेट लैम्डा है 1 है, लैम्डा 2 है, शर्त यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है और इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है R1 R2 दी है। तो सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन ए पे, इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, और दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, तो ऐड कर देंगे और यहाँ निकालना इसी तरह से उसको भी प्रोसीड, मान लो डी पे निकालना है तो इसको बी तक प्रोसीड करो, इसको भी बी तक करो। इसका डायरेक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव मींस इनवर्ड, अंदर इसका पॉजिटिव है आउटवर्ड, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को पता कर सकते हैं। बस मुझे दो ही काम करना है, एक फार्मूला जानना है, दूसरा मुझे डायरेक्शन डिसाइड करना है और डायरेक्शन पॉजिटिविटी चार्ज के अकॉर्डिंग करना है। आपको पता है पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड। इस तरह से किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो हम उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के मेथड से पहले E1 E2 वैल्यू निकालेंगे और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को यूज करते हुए किसी भी पॉइंट पे किसी भी कंडीशन में रखते हुए वायर से प्रोड्यूस वाले फील्ड को हम पता कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की बची है जिसको हम आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम सेकेंड टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिले तो सिलिंड्रिकल के लिए भी बता देंगे मॉडल को और कैसे डेराइव करते हैं। और दो या तीन लेक्चर में मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और ख़त्म करने के बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और धन्यवाद आपको देखने वालों को मेरे।